नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है देवांशु मोंगा और आप देख रहे हो द DM अकेडमी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है। तो इन 3 क्वेश्चन के सबसे पहले हम आंसर ढूंढेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में हम कहते हैं मौद्रिक नीति। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है मनी की पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ मनी। ये किससे रिलेटेड होगी? मनी से रिलेटेड होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ मनी। मुद्रा की नीति को कहा जाएगा मौद्रिक नीति। अब मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। तो हमारे केस में सेंट्रल बैंक कौन है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाएगी? मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने की क्या ज़रूरत है? तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी इंडिया में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो अब एक देश में मनी की क्या सप्लाई रहनी चाहिए, मनी की एक्सेस सप्लाई होनी चाहिए या मनी की शॉर्टेज सप्लाई होनी चाहिए, उसके बारे में डिसाइड करेगा सेंट्रल बैंक उस कंट्री का। और वो डिसाइड कैसे करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी से। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी कि उस इकोनॉमी में ज़्यादा मनी की सप्लाई करनी चाहिए या कम मनी की सप्लाई करनी चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाएगी? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी एक देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सो मॉनेटरी पॉलिसी विल बी मेड टू कंट्रोल द क्रेडिट और मनी ऑफ दैट कंट्री और दैट इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना है मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी में किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा, सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है एक इकोनॉमी के लिए। एक इकोनॉमी को वेल ग्रोथ करने के लिए या रेगुलरली चलने के लिए इकोनॉमी को मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाएगा मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट RBI यूज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। अब वो 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज़ क्वान्टिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड नंबर 2 इज़ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स RBI यूज़ करेगा मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो मनी की वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। ये कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए एक इकोनॉमी में, उसके बारे में बताएंगे। इट इज़ रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ मनी, कि एक इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए। और जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ये इंस्ट्रूमेंट्स सब बैंक्स के लिए एक जैसे होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बैंक के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, किसी और बैंक के लिए कुछ अलग कुछ और रूल्स होंगे, ऐसा नहीं है। ये जनरल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जनरल रूल्स होंगे जो सभी बैंक्स को फॉलो करने होंगे। किसी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए नहीं बनाए जाएंगे, ये सभी बैंक्स के लिए बनाए जाएंगे। उसके बाद है सेकेंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो क्वालिटी ऑफ मनी की बात करेंगे कि किस सेक्टर में मनी का ज़्यादा होना ज़रूरी है या किस सेक्टर को कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक के ऊपर सेम तरह के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बैंक टू बैंक वेरी करेंगे और ये रिजर्व बैंक की मर्जी है कि वो किस बैंक पर किस तरह की रिस्ट्रिक्शन या किस तरह के रूल्स लगाएगा मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो quantitative instruments are the general instruments that RBI use to control the supply of money, whereas the qualitative instruments are not general instruments. These are used separately for separate banks to control the supply of money, to control the quality supply of money. तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि RBI क्या है। अब RBI है
बैंकर्स बैंक, जब हमें एक लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम किसके पास जाते हैं? हम कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं। हम जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, यूको बैंक के पास, HDFC बैंक के पास, ICICI बैंक के पास। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं कमर्शियल बैंक्स। हम जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास। द पब्लिक विल गो टू द कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स को जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं RBI के पास, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे कमर्शियल बैंक्स अपने लोन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब जब हम बैंक्स के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे क्या चार्ज करता है उन लोन्स के बदले? इंटरेस्ट। तो जब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लोन देते वक्त उन कमर्शियल बैंक से क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट रेट RBI उन कमर्शियल बैंक से चार्ज करेगा, उन इंटरेस्ट रेट को डिफरेंट नेम्स से हम बोलते हैं। तो वो नेम्स क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रेट है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच RBI गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म। अब ये लॉन्ग पीरियड कितना होगा? ये लॉन्ग पीरियड 14 डेज से ज़्यादा होगा। तो ये लॉन्ग पीरियड 14 डेज से ज़्यादा जितना भी पीरियड होगा तो उस पीरियड को कहेंगे हम लॉन्ग टर्म। तो 14 डेज से ज़्यादा का जब भी बैंक्स को लोन चाहिए, तो जब भी 14 डेज से ज़्यादा के लिए बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स RBI से लोन लेंगे, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। और लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्या है इसकी? अबव 14 डेज। उसके बाद है सेकंड रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट भी बैंक रेट की तरह है। जब कमर्शियल बैंक्स को लोन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो RBI के पास जाएंगे, और अगर उन्हें लोन्स की रिक्वायरमेंट बिटवीन 2 to 14 डेज है, 2 से 14 दिन के लिए उन्हें लोन्स की रिक्वायरमेंट है, तो जिस रेट पर RBI उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस रेट को कहा जाएगा रेपो रेट। सो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच Reserve Bank of India gives loan to the commercial bank for a period of 2 to 14 days. Between 2 to 14 days, 2 से 14 दिन के पीरियड के लिए जो उन्हें लोन दिया जाएगा, उस लोन के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो होगा रेपो रेट। तो 14 दिन से ज़्यादा के लिए होगा बैंक रेट, 2 से 14 दिन के लिए होगा रेपो रेट। उसके बाद है तीसरा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब कई बार क्या होता है, बैंक्स को ओवरनाइट कैश की रिक्वायरमेंट होती है। एक रात के लिए बैंक्स को पैसे चाहिए। तो जब एक रात के लिए बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं, एक दिन के लिए या एक 24 आवर्स के पीरियड के लिए जब बैंक्स को कैश की रिक्वायरमेंट होती है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तब बैंक्स जब कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे तो जिस इंटरेस्ट रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें लोन देगा, जो इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा उनसे, उस इंटरेस्ट को कहा जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितने टाइम पीरियड के लिए होगी? ओवरनाइट फैसिलिटी ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए होगी। एक रात के लिए या एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए वो लोन कमर्शियल बैंक्स को दिया जाएगा। तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का करंट रेट क्या है अभी? 4.25%। अब यार ये इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। तो अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप इस वीडियो को देखोगे तब तक ये इंटरेस्ट रेट ऐसे ही होंगे। ये इंटरेस्ट रेट मैंने लिए हैं लेटेस्ट MPC मीटिंग से। MPC है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी कमेटी एस्टैब्लिश की हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या रेट्स होंगे इकॉनमी में, तो उसे हम कहते हैं MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी December 8, 2021 में, उस मीटिंग से ये रेट्स मैंने लिए हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का करंट रेट क्या है अभी? 4.25%। रेपो रेट का करंट परसेंटेज क्या है अभी? 4%। और बैंक रेट की करंट परसेंटेज है 4.25%। तो बैंक रेट और MSF की जो परसेंटेज है वो है सेम 4.25%, एंड द परसेंटेज फॉर रेपो रेट इज़ 4%। अब रेपो रेट की परसेंटेज यहाँ कम क्यों है? रेपो रेट की परसेंटेज इसलिए कम है क्योंकि रेपो रेट का जो पीरियड है वो है 2 से 14 दिन। अब एकदम से अगर कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो जो लोन चार्ज किया जाएगा वो हायर रेट पे चार्ज किया जाएगा, क्योंकि एक अचानक से सडनली उनको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो उनकी सडन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए RBI उनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और जो
जो लोन्स वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं आरबीआई से, तो उन लॉन्ग टर्म के लोन्स के लिए भी वो उनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो बिटवीन जो मतलब कि मिडिल टर्म पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो होगा 4%, लेकिन जो एक्सेस जो लॉन्ग टर्म के लिए चार्ज किया जाएगा या फिर जो ओवरनाइट फैसिलिटी के लिए चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, वो होगा 4.25%, इंक्रीजर देन द 4% और इंक्रीजर देन द मीडियम टर्म लोन। तो 3 रेट हम पढ़ चुके हैं, बैंक रेट, रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद है जी कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या है? कैश रिजर्व रेशो वो रेशो है जिसे कैश की फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक के पास रखना होगा। अब कैश की फॉर्म में रिजर्व बैंक के पास एक रेशो को क्यों रखना होगा, एक डिपॉजिट को, फिक्स अमाउंट को कमर्शियल बैंक्स को क्यों रखना होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक्स के पास पेमेंट्स बचे ही ना, कमर्शियल बैंक्स बैंकरप्ट हो जाएं, तो इन दैट केस पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, पब्लिक की पेमेंट्स टाइम पे की जा सकें, तो एक फ़िक्स डिपॉजिट, एक फिक्स्ड अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास एज ए गारंटी रखेगा और उस गारंटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखेगा। कमर्शियल बैंक्स उसे अपने पास नहीं रखेंगे, उसे उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करवाना होगा। अब उस गारंटी का यूज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब करेगा? जब वो बैंक बैंकरप्ट हो जाता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि बैंक पब्लिक को पैसे देने के लिए काबिल नहीं है, मतलब बैंक्स के पास पैसे ही नहीं है इतने कि वो पब्लिक को दे पाए, तो उस केस में आरबीआई उस कैश रिजर्व रेशो को यूज़ करेगा और पब्लिक की पेमेंट्स करेगा। अब कैश रिजर्व रेशो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? तो कैश रिजर्व रेशो कैलकुलेट होगा एनडीटीएल के ऊपर। एनडीटीएल क्या है? एक कमर्शियल बैंक की एनडीटीएल होंगी उसकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो एनडीटीएल का मतलब क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। अब नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होंगी? एक कमर्शियल बैंक की नेट डिमांड लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि कमर्शियल बैंक से वो कभी भी डिमांड की जा सकती हैं ऐसी लाइबिलिटीज़। जैसे यार देखो, हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है जो, अब उस सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ फंड्स जो हमारे पड़े हैं, उन फंड्स को हम कभी भी बैंक से डिमांड कर सकते हैं। तो वो क्या है बैंक के लिए? डिमांड लाइबिलिटीज़, कि कभी भी उनकी डिमांड कस्टमर के द्वारा की जा सकती है, कस्टमर कभी भी उन पैसों की डिमांड कर सकता है। तो वो क्या है बैंक के लिए? डिमांड लाइबिलिटीज़। क्योंकि बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है ना, बैंक ने तो वो पेमेंट करनी है हमें, हमने बैंक के पास डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट, तो बैंक ने तो उसे हमें पेमेंट करनी है ना। बैंक के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। और बैंक के लिए कौन सी लाइबिलिटी है? डिमांड लाइबिलिटी। कस्टमर कभी भी डिमांड कर सकता है, किसी भी टाइम कस्टमर जाके बोलेगा कि बैंक मुझे ये मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं और ये पैसे मुझे विड्रॉ करने हैं, तो बैंक को वो पैसे उस कस्टमर को देने होंगे। तो वो क्या है बैंक के लिए? डिमांड लाइबिलिटीज़। ऐसे ही कुछ होती हैं बैंक की टाइम लाइबिलिटीज़, जैसे कि हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये सारी क्या है बैंक के लिए? टाइम लाइबिलिटीज़। क्योंकि इन लाइबिलिटीज़ का भुगतान बैंक को कब करना है? एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हम जब पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो एक फ़िक्स टेन्योर के लिए करवाते हैं, उस फिक्स टेन्योर के बाद ही हमें वो पैसे बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, उस फिक्स टेन्योर से पहले हमें वो पैसे नहीं मिलते। ऐसे ही रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम मंथली या क्वार्टरली एक फ़िक्स अमाउंट बैंक को डिपॉजिट करवाते हैं और उस डिपॉजिट को बैंक हमें देता है एक फ़िक्स पीरियड के बाद। तो वो क्या है बैंक के लिए? टाइम लाइबिलिटीज़। एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद ही बैंक को हमें पे करनी है, अभी पे नहीं करनी है बैंक को हमें। तो बैंक की नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा कैश रिजर्व रेशो को। तो जो करंट कैश रिजर्व रेशो है, जो आरबीआई की एमपीसी ने डिसाइड किया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है, वो है 4%। तो इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बैंक के पास 100 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं। एक बैंक की नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ कितनी है? 100 करोड़ रुपए की। अब उस 100 करोड़ का 4%, इट मीन्स 4 करोड़। तो उस 100 करोड़ का 4%, दैट इज़ 4 करोड़ रुपीस बैंक को किसके पास डिपॉजिट करवाने होंगे? कमर्शियल बैंक्स को वो पैसे आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाने हैं। तो अगर 100 करोड़ का 4%, दैट इज़ 4 करोड़ अगर वो आरबीआई को डिपॉजिट करवा देता है, तो उसके पास बचेंगे कितने बैंक के पास? 96 करोड़। तो अब कमर्शियल बैंक सिर्फ 96 करोड़ का ही आगे लोन दे सकता है
4 करोड़ तो उसने आरबीआई को जमा ही करवा दिए हैं, तो उसके पास बचे कितने अभी 96 करोड़। तो वो लोन्स कितने का दे सकेगा कस्टमर्स को, पब्लिक को, तो वो सिर्फ 96 करोड़ का लोन दे पाएगा। तो 4 करोड़ कहाँ गए उसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और क्यों गए, एज ए गारंटी, ताकि बैंक को अगर कल को कोई भी नुकसान होता है, बैंक बैंकरप्ट होता है, तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस गारंटी को यूज़ करके पब्लिक की पेमेंट्स कर सके। तो कैश रिजर्व रेशो हमने समझ लिया है क्या है। कैश रिजर्व रेशो से ही मिलता जुलता एक रेशो है जिसका नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो रेशो है जिसे हम SLR भी कहते हैं। अब SLR रेशो कौन सा रेशो है? कैश रिजर्व रेशो को बैंक्स को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश की फॉर्म में या मोस्ट लिक्विड फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट करवाना होता है। लेकिन SLR रेशो को बैंक्स को खुद अपने पास मेंटेन करके रखना है। उस मेंटेन्ड रेशो में से वो कोई भी अमाउंट लोन के रूप में नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल करंट SLR रेट है 18%। अब जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, कैश रिजर्व रेशो के केस में 100 करोड़ का 4% यानी कि 4 करोड़ उस बैंक ने RBI को सबमिट करवा दिए हैं। अब उसी अगर हम 100 करोड़ की बात करें तो 100 करोड़ का 18% SLR क्या है, 18%। अब 18% कमर्शियल बैंक्स को क्या करना है, 18% हिस्सा, दैट मीन्स 18 करोड़ रुपीस उन्हें अपने पास रखने हैं। 18 करोड़ रुपीस उन्हें अपने पास रखने हैं एज ए रिज़र्व। और उस रिज़र्व को वो किस फॉर्म में रख सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में या फिर कैश की फॉर्म में रख सकते हैं। तो 18% NDTL का उन्हें अपने पास रखना है एज ए गारंटी, एज ए सिक्योरिटी, ताकि इन केस ऑफ एनी नीड, कोई मतलब ऐसी ज़रूरत होती है उन्हें कि उनके पास अवेलेबल फंड्स नहीं है या बैंकरप्सी की कंडीशन आ रही है, तो वो उस फंड्स को यूज़ कर सकें। तो SLR रेशो क्या है? SLR रेशो वो रेशो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो रेशो है जिस रेशो को कमर्शियल बैंक्स को अपने पास मेंटेन करके रखना है। RBI के पास मेंटेन नहीं करना है उन्हें, ये RBI के पास उन्हें कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन करना है। SLR उन्हें अपने पास मेंटेन करके रखना है और करंट परसेंटेज है इसकी 18%। और SLR को अपने पास मेंटेन करके क्यों रखना है? ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उस फंड को यूज़ किया जा सके। कमर्शियल बैंक्स कितने के लोन दे पाएंगे? अब 100 करोड़ की उनके पास अगर NDTL थी उनकी, 100 करोड़ की उनके पास डिपॉजिट्स और टाइम लायबिलिटीज़ थी, 4 करोड़ रुपीस उन्होंने कैश रिजर्व रेशो में दे दिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, 18 करोड़ रुपीस उन्होंने अपने पास रख लिए SLR के रूप में, तो उनके पास बाकी कितने बचे? 78 करोड़ रुपीस। तो 22 करोड़ रुपीस वो अपने पास या किसी रिजर्व की फॉर्म में रख चुके हैं, तो उनके पास बचे कितने? 78 करोड़ रुपीस। तो अब वो लोन कितने का दे सकते हैं? सिर्फ 78 करोड़ रुपीस का। तो SLR रेशो क्या है? SLR रेशो वो रेशो है जो उन्हें अपने पास मेंटेन करके रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन नहीं करना है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के बाद है अगला रिवर्स रेपो रेट। अब जैसा कि हमने रेपो रेट पढ़ा था, बिल्कुल उसका उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में हमने क्या पढ़ा था कि जब कमर्शियल बैंक्स को लोन्स की रिक्वायरमेंट होंगी तो कमर्शियल बैंक जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और बोलेंगे जी हमें तो लोन्स की रिक्वायरमेंट है और हमें लोन चाहिए बिटवीन 2 to 14 डेज़, 2 से 14 दिन के पीरियड के लिए हमें लोन चाहिए, तो आप हमें ये लोन दें। तो जो इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज किया जाएगा वो होगा रेपो रेट। लेकिन जब कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस फंड्स हो जाएं, अब कभी कभी क्या होता है कमर्शियल बैंक्स में, जैसे हॉलीडेज आते हैं कोई, अब 3 से 4 दिन की छुट्टियां आ गई, अब कमर्शियल बैंक्स के पास ढेर सारे पैसे पड़े हैं, सरप्लस फंड्स पड़े हैं, और कमर्शियल बैंक्स को पता है कि 3 से 4 दिन की छुट्टियां हैं, इस पीरियड में कोई भी कस्टमर उनके पास फंड्स मांगने नहीं आएगा, कोई भी डिमांड या फिर टाइम लायबिलिटी की उन्हें पेमेंट नहीं करनी है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, उस सेविंग से, उस सरप्लस फंड से कुछ इनकम अर्न करने के लिए उस फंड्स को RBI के पास क्या कर देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं, पार्क कर देते हैं उस फंड को। तो वो उस फंड को RBI के पास डिपॉजिट करते हैं। तो RBI उन्हें कहता है कि आप हमें ये फंड्स डिपॉजिट करवा दीजिए, लेकिन RBI उस फंड्स पे उन कमर्शियल बैंक्स को लेस इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाते हैं। अब RBI उन्हें ये कहता है कि आप हमसे
उस रेट की उम्मीद मत कीजिए जिस रेट पर हम आपको लोन देते हैं, क्योंकि आप हमें लोन नहीं दे रहे हैं। अब कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन नहीं दे रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स तो उनके पास अपनी सरप्लस फंड्स को रख रहे हैं। तो आरबीआई को उस लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आरबीआई उनको फैसिलिटी देने के लिए वो फंड्स अपने पास रख रहा है। तो आरबीआई जो उनको इंटरेस्ट देता है वो रेपो रेट से कम इंटरेस्ट रेट आरबीआई उन्हें देता है। तो कमर्शियल बैंक्स जब अपनी एक्सेस फंड्स को, अपनी सरप्लस फंड्स को जब आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे, आरबीआई के पास पार्क करेंगे अपने फंड्स को, तो उन फंड्स पे जो इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक्स को दिया जाएगा उस इंटरेस्ट रेट का नाम है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब था कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। अब कमर्शियल बैंक्स अपनी एक्सेस फंड्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहे हैं, तो रेपो रेट में वो आरबीआई से फंड्स ले रहे थे, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में वो आरबीआई को फंड देंगे। तो जब वो आरबीआई को फंड्स देंगे तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई उन्हें देगा उस फंड्स के ऊपर, उसे कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट की करंट परसेंटेज है अभी 3.35%, विच इज़ लेस देन रेपो रेट। रेपो रेट की परसेंटेज क्या थी? 4%। तो आरबीआई कभी भी उन्हें सेम इंटरेस्ट रेट नहीं देगा जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई उन्हें लोन प्रोवाइड करवाता है। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से क्या होगा? कम होगा। तो लेटेस्ट एमपीसी कमेटी में रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35%। तो रिवर्स रेपो रेट हमने समझ लिया है। अब लास्ट एक हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बचा है जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या हैं? तो आरबीआई कभी कभी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए लोन से हटकर एक काम करता है जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करता है? आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ऑक्शन करता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को का ऑक्शन किया जाता है, उस सिक्योरिटीज़ की परचेज़ या सेल बाज़ार में की जाती है और उस परचेज सेल से आरबीआई एक्सेस मनी को अपने पास एक्वायर कर लेता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज करेगा मार्केट में, और उन सिक्योरिटीज़ से अगर आरबीआई को मनी की सप्लाई को कम करना है मार्केट में तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ की सेल करेगा। जैसे जैसे लोग सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेंगे तो मार्केट से मनी निकल के किसके पास आ जाएगी? आरबीआई के पास। और अगर मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करना है मार्केट में, मनी की सप्लाई को बढ़ाना है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उन सिक्योरिटीज़ का परचेज़ करेगा मार्केट से। अब जब आरबीआई मार्केट से उन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेगा, तो जब आरबीआई परचेज़ करेगा तो आरबीआई लोगों को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अब जैसे ही आरबीआई पेमेंट करेगा तो मार्केट में क्या आ जाएगी? मनी। तो जब मनी की सप्लाई को कम करना है तब आरबीआई उन सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा तो लोग परचेज़ करेंगे। अब जैसे जैसे लोग परचेज़ करेंगे तो उनके फंड्स कहाँ ब्लॉक हो जाएंगे? उन सिक्योरिटीज़ में। और जब आरबीआई को मनी की सप्लाई को बढ़ाना है तब आरबीआई उन सिक्योरिटीज़ का परचेज़ करेगा मार्केट से। तो जब आरबीआई उनका परचेज़ करेगा तब लोगों के पास क्या जाएगा? पैसे जाएंगे। तब लोगों के पास जब पैसे जाएंगे तो मनी की सप्लाई क्या होगी मार्केट में? इंक्रीज़। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई क्या करेगा? मनी की सप्लाई को कम या ज़्यादा करेगा इकोनॉमी में। तो ये थे यार कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये बैंक टू बैंक वेरी करेंगे। सभी बैंक्स के लिए एक जैसे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में नंबर 1 पर है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि बैंक की आरबीआई क्या करेगा? लिमिट लगा देगा एक बैंक्स पे। आरबीआई बैंक्स पर क्या करेगा? लिमिट लगा देगा कि आपने प्राइमरी सेक्टर को इतना लोन देना है, आपने सेकेंडरी सेक्टर को इतना लोन देना है, इंडस्ट्री सेक्टर को आपने इतना लोन देना है। तो वो लिमिट आरबीआई क्यों लगाएगा? मनी का क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अब यार मनी की क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन तो आरबीआई क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कर लेगा। कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए, मनी की वॉल्यूम क्या रहनी चाहिए, उसका तो डिसीजन आरबीआई क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में लेगा। अब क्वालिटी सप्लाई कैसी होनी चाहिए मनी की? अब आरबीआई तो ये चाहता है कि मनी की सप्लाई क्या हो? इक्वल हो सभी सेक्टर्स में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर के पास मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है, जैसा कि सेकेंडरी सेक्टर के पास मोस्टली मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास, लेकिन प्राइमरी सेक्टर के पास मनी की सप्लाई क्या होती है? कम। तो आरबीआई कुछ ऐसे रूल्स बनाता है जिससे मनी की सप्लाई को सेकेंडरी सेक्टर से निकाल कर कहाँ पर पुश किया जाए? प्राइमरी सेक्टर में। तो उसे कहा जाता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो जब आरबीआई बैंक्स के ऊपर लिमिट लगा दे कि आप कमर्शियल
बैंक्स के ऊपर जब आरबीआई ऐसी लिमिट लगा दे कि आप सेकेंडरी सेक्टर में एक पर्टिकुलर लेवल तक लोन दे सकते हैं, उसके बाद आप लोन्स नहीं दे सकते, और प्राइमरी सेक्टर में आप पर्टिकुलर लेवल तक आपको लोन देना ज़रूरी है, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई क्वालिटी मनी की सप्लाई को करने के लिए लगाता है, तो उसे हम कहेंगे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? जब आरबीआई लिमिट्स लगाए बैंक्स के ऊपर कि आपने पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर लेवल की सप्लाई करनी है, पर्टिकुलर लेवल्स के लोन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसे हम कहेंगे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। उसके बाद सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन्स। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है यार? जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे क्या लेता है? उसके बदले में एक कोलेट्रल लेता है। सम लोन्स आर बेस्ड ऑन सम कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो वो कोलेट्रल सिक्योरिटी, अब जैसे किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी की वैल्यू अगर 10 लाख है तो हमें 10 लाख का लोन उसके ऊपर नहीं दिया जाता है, हमें लोन उससे दिया जाता है कुछ कम, कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास एज ए गारंटी रखता है, तो उस कम परसेंटेज को कहा जाता है मार्जिन। अगर 10 लाख की हमारी वो प्रॉपर्टी है तो बैंक हमें उस पर लोन देगा 8 लाख या 9 लाख का, 1 से 2 लाख बैंक अपने पास एज ए गारंटी रखता है, ताकि हम अगर लोन की पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक उस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम अर्न कर सके, तो उस गैप को कहा जाता है मार्जिन। तो जब भी आरबीआई को लगता है कि मार्जिन कि मनी की सप्लाई को क्वालिटेटिव कंट्रोल करना है, तो मार्जिन को चेंज करके भी मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। तो आरबीआई क्या करेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन्स, मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या रहनी चाहिए, उस रिक्वायरमेंट को डिसाइड करके भी क्वालिटी मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, मोरल सुएजन। अब मोरल सुएजन क्या है? मोरल सुएजन का मतलब है कि आरबीआई मोरल प्रेशर भी बना सकता है किसी बैंक के ऊपर कि आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करो। अगर कोई बैंक आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है आरबीआई। तो मतलब आरबीआई एक मोरल प्रेशर क्रिएट कर सकता है बैंक्स के ऊपर, डिफरेंट बैंक्स के ऊपर। अब जो बैंक्स आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उनके ऊपर मोरल प्रेशर बनाया जा सकता है कि आप रूल्स को फॉलो कीजिए वरना आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। या कुछ बैंक्स जो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू की जाएंगी कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये आपके लिए नई गाइडलाइंस हैं। अब कई बैंक्स ऐसे हैं जो प्राइमरी सेक्टर में डील करते हैं तो उनके लिए कुछ नई गाइडलाइंस आरबीआई बनाएगा। कई बैंक्स ऐसे हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में डील करेंगे या टेरिटरी सेक्टर में डील करेंगे तो उनके लिए अलग गाइडलाइंस आरबीआई इशू करेगा, और उन गाइडलाइंस के ज़रिए आरबीआई उन पर क्या बना सकता है? मोरल प्रेशर बना सकता है कि आप इकोनॉमी की हेल्थ के लिए, इकोनॉमी की गुड हेल्थ के लिए आप काम करिए। तो आरबीआई मोरल प्रेशर के ज़रिए भी बैंक्स मतलब कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, मोरल प्रेशर भी बैंक्स पर क्रिएट कर सकता है। तो ये हैं कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने अब समझ लिया है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। अब हम बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब हम समझने वाले हैं कि आरबीआई मनी की सप्लाई को क्यों कंट्रोल करना चाहता है, क्या रीज़न है कि आरबीआई चाहता है कि मनी की सप्लाई एक लेवल पर बनी रहे, एक लेवल से ज़्यादा मनी की सप्लाई ना हो इकोनॉमी में। तो उसके बारे में समझते हैं। तो यार अब हमने समझ लिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाएगा, आरबीआई किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके मनी की सप्लाई को कंट्रोल करेगी। अब हमें ये समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाएगी, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है एक इकोनॉमी में, मॉनेटरी पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, उसके बारे में समझेंगे। तो हमें क्या समझना है कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है एक इकोनॉमी में। तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना ज़रूरी है दो सिचुएशन से बचने के लिए। वो दो सिचुएशन कौन सी हैं? फर्स्ट सिचुएशन है इन्फ्लेशन की सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन है डिफ्लेशन की सिचुएशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन को हम हिंदी में कहते हैं महंगाई। तो जब किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हों, कॉन्टिन्यूसली किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा इन्फ्लेशन। और जब किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस एक इकोनॉमी में कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हों तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन को हिंदी में कहा जाएगा मंदी की सिचुएशन। तो एक इकोनॉमी में मंदी की सिचुएशन और महंगाई की सिचुएशन से बचने के लिए मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनी का डायरेक्ट रिलेशन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से। मनी की सप्लाई एक इकोनॉमी में डिसाइड करेगी कि उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन। तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल क्यों करना है हमें? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचने के लिए। एक इकोनॉमी की अच्छी हेल्थ के लिए हमें मनी की सप्लाई को क्या करना है?
कंट्रोल करना है। अब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो तरह की पॉलिसीज़ बनाएगी। या तो आरबीआई बनाएगी एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या आरबीआई बनाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ये देखेगी कि मनी की सप्लाई को हमें एक्सपैंड करना है। एक्सपांशनरी का मतलब क्या है? मनी की सप्लाई को एक्सपैंड करना है, मतलब मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करना है इकोनॉमी में। तो जब मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करना हो तब आरबीआई बनाएगी एक्सपेंशनरी या एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब मनी की सप्लाई को आरबीआई को डिक्रीज़ करना है इकोनॉमी में तब आरबीआई बनाएगी जी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? सिकोड़ना है, मनी की सप्लाई को कम करना है इकोनॉमी में, तो तब आरबीआई बनाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मनी की सप्लाई से आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी एक इकोनॉमी को? मनी की सप्लाई से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम समझते हैं। तो मनी की सप्लाई डिसाइड करती है कि एक मार्केट में इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब हाई प्राइसेस और डिफ्लेशन का मतलब लो प्राइसेस। तो मनी की सप्लाई कैसे डिसाइड करेगी ये? जब भी एक मार्केट में ज़्यादा मनी की सप्लाई होगी तो ज़्यादा मनी की सप्लाई क्रिएट करेगी ज़्यादा डिमांड को। मनी की सप्लाई जैसे ही इंक्रीज़ हुई तो क्या इंक्रीज़ हुआ उसके साथ साथ? डिमांड। और डिमांड अपने साथ साथ इंक्रीज़ करेगी प्राइसेस को, और जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो सिचुएशन आएगी इन्फ्लेशन की। तो ऐसा क्यों होगा और ऐसा कैसे होगा? एक एग्जांपल समझते हैं। अब एक इस इकोनॉमी में हम लेट करते हैं आपको। अब इस इकोनॉमी में सिर्फ आप हैं। अगर आपकी मनी की सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो जैसे ही आपकी मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हुई तो आप उन सभी प्रोडक्ट्स को परचेज़ करोगे जिन प्रोडक्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, या जिन प्रोडक्ट्स की आप इसलिए परचेज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास अभी अवेलेबल फंड्स नहीं है। तो जैसे ही मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हुई आपकी, मतलब आपके पास फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? उन प्रोडक्ट्स की परचेज़ करोगे। तो उन प्रोडक्ट्स की आप क्या क्रिएट करोगे? डिमांड। ऐसे ही आप जैसे बहुत सारे लोगों की अगर मनी की सप्लाई फुलफ़िल हो जाए, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए, मनी की अवेलेबिलिटी हो जाए उनके पास, तो वो क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स की डिमांड। और जैसे ही प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड के बढ़ने से क्या इंक्रीज़ होगा? उस प्रोडक्ट के प्राइसेस। तो ये सभी इंटरलिंक्ड सिचुएशंस हैं। मनी की सप्लाई इंक्रीज़ करेगी डिमांड को, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ करेगी डिमांड को, और डिमांड इंक्रीज़ करेगी प्राइसेस को। और जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे किसी प्रोडक्ट के तो एक लेवल के बाद सिचुएशन आएगी फिर इन्फ्लेशन की। तो हाई प्राइसेस कोज ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में क्या सिचुएशन आएगी? इन्फ्लेशन की। जैसे ही मनी की सप्लाई कम होगी मार्केट में तो क्या कम होगी? डिमांड। और डिमांड कम होगी तो क्या कम होंगे? प्राइसेस, और सिचुएशन आएगी डिफ्लेशन की। तो एक इकोनॉमी में हेल्थी इन्फ्लेशन और हेल्थी डिफ्लेशन की सिचुएशन को लाने के लिए आरबीआई मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आरबीआई यूज़ करेगा, और हमने अभी ये भी पढ़ लिया है कि आरबीआई मनी की सप्लाई को कंट्रोल कैसे करेगा, या मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। अब हमें ये पढ़ना है कि आरबीआई किन इंस्ट्रूमेंट्स का और किस तरह से यूज़ करेगा कि मनी की सप्लाई कंट्रोल हो। तो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं जो हमने अभी वीडियो में डिस्कस किए थे। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए थे। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे। ये सभी इंस्ट्रूमेंट मनी की सप्लाई को कैसे इफेक्ट करेंगे, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं रेपो रेट का। तो रेपो रेट मनी की सप्लाई को कैसे इफेक्ट करेगी? अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट हमने अभी ऑलरेडी कर लिया है, ब्रीफली दोबारा डिस्कस करते हैं। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा। कितने टाइम के लिए? 2 से 14 दिन के लिए। 2 से 14 दिन के लिए जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा तो कौन सा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा? रेपो रेट। अब रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है। अब अगर किसी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए आरबीआई से तो वो किस रेट पर आरबीआई उन्हें लोन देगा? रेपो रेट के ऊपर। अब जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगा, आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को इंक्रीज़ किया। तो रेपो रेट को इंक्रीज़ करने से क्या इंक्रीज़ हो जाएगा? लोन क्या हो जाएगा? लोन
महंगा हो जाएगा। रेपो रेट को इंक्रीज़ करने से कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल रेपो रेट को आरबीआई ने 4% से बढ़ाकर कर दिया 10%। तो जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 10% किया, तो अब कॉमर्शियल बैंक्स को लोन क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। पहले उन्हें लोन 4% इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा था, अब लोन उन्हें मिलेगा 10% की रेट पर। तो अब लोन क्या हो गया है? महंगा। तो अगर उन्हें लोन महंगा मिला है तो आगे भी क्या देंगे? महंगा। अब कॉमर्शियल बैंक जब वो 10% वाला लोन आगे पब्लिक को देंगे तो वो 10% पर तो नहीं देंगे, क्योंकि 10% पर तो उन्हें मिला है लोन, तो वो देंगे उसे 15% या 20% पर। तो वो लोन 15% या 20% पर पब्लिक को दिया जाएगा। अब पब्लिक के पास लोन आ रहा है महंगा। पहले पब्लिक को सस्ता लोन मिल रहा था तो पब्लिक दबाकर लोन ले रही थी, दबाकर मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब आरबीआई ने जैसे ही इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया तो क्या हो गया? लोन महंगा। अब महंगे लोन को पब्लिक नहीं लेगी, और महंगे लोन से अब जब पब्लिक लोन ही नहीं लेगी, क्योंकि लोन महंगा कर दिया आरबीआई ने, अब आरबीआई ने लोन महंगा किया तो पब्लिक लोन नहीं लेगी। अब लोन अगर पब्लिक नहीं लेगी तो उससे क्या होगा? मार्केट में मनी की सप्लाई नहीं जाएगी। अब जब मार्केट में मनी की सप्लाई ही नहीं होगी तो मार्केट में डिमांड भी नहीं इंक्रीज़ होगी, और डिमांड भी नहीं इंक्रीज़ होगी तो प्राइसेस भी नहीं इंक्रीज़ होंगे, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन से बचा जाएगा। तो जब भी आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब मार्केट में मनी की सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? इन सभी रेट्स को, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को, कैश रिजर्व रेशो को, एसएलआर को, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को, इन सभी रेट्स को क्या कर देगा? इंक्रीज़। जैसे ही उसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है, मतलब कम करना है, मार्केट से मनी की सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो क्या कर देगा? इन इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर देगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट उसने हाई किए तो कमर्शियल बैंक्स को लोन क्या हो गया? महंगा। अब कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा हुआ तो पब्लिक को भी लोन क्या हो गया? महंगा। अब पब्लिक को भी लोन महंगा हो गया तो पब्लिक उस लोन को नहीं लेगी, और पब्लिक अगर लोन ही नहीं लेगी तो मार्केट में मनी की सप्लाई नहीं जाएगी ज़्यादा, और ज़्यादा मनी की सप्लाई नहीं होगी तो ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, ज़्यादा डिमांड नहीं होगी तो प्राइसेस क्या होंगे? डाउन आना शुरू होंगे। प्राइसेस जैसे ही डाउन आएंगे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरह से आरबीआई अपनी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करेगा मनी की सप्लाई को कम करने के लिए। तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई कैसे यूज़ करेगा? अब जब आरबीआई को ये पता चला कि मार्केट में क्या है? डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मतलब मार्केट में लोगों के पास पैसे ही नहीं है। जैसे अभी लेटेस्ट इसी कोविड काल में क्या था कि बाज़ार बहुत मंदा था, बाज़ार में लोगों के पास पैसे ही नहीं थे खर्च करने के लिए। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे ही आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया तो उससे क्या इफ़ेक्ट आया? उससे ये इफ़ेक्ट आया कि जो लोन्स थे वो क्या हो गए? सस्ते। तो जैसे ही लोन सस्ते हुए तो जिन बिजनेसमैन्स का काम नहीं चल रहा था उन्होंने क्या किया? बैंक से लोन लेकर अपनी लिक्विडिटी को क्या कर लिया? इम्प्रूव कर लिया। अब इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी से मार्केट में क्या आ गए? फंड्स आ गए। तो मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हुई? इंक्रीज़। जैसे ही मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज़ हुई, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ होने से क्या इंक्रीज़ हुई? डिमांड। और डिमांड से क्या इंक्रीज़ हुए? प्राइसेस। अब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो दुकानदारों का काम अच्छा चलेगा। तो इससे डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या हुई? कंट्रोल। तो जब ही डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा, मतलब मार्केट में मनी की सप्लाई नहीं है और मार्केट में मनी की सप्लाई करना चाहती है आरबीआई, तो आरबीआई क्या करेगी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करेगी। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करेगी आरबीआई, और मनी की सप्लाई को मार्केट में पंप करेगी। मार्केट में मनी को पंप किया जाएगा कि किसी तरह से मार्केट में मनी जाए। और जब आरबीआई को ये पता चलेगा कि मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है मार्केट में, प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं किसी प्रोडक्ट के, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मार्केट से मनी को क्या कर लेगा? निकाल लेगा। आरबीआई मनी की सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तब कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करेगा आरबीआई? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके आरबीआई मनी की सप्लाई को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाएगी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या मनी की सप्लाई को इफ़ेक्टिव करने के लिए एक इकोनॉमी में। और एक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ही डिसाइड करेगी कि उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी या डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी। एक इकोनॉमी की गुड हेल्थ के लिए इन्फ्लेशन भी ज़रूरी है, कुछ लेवल तक ज़रूरी है। तो
एक इकोनॉमी की अच्छी हेल्थ के लिए इन्फ्लेशन का कुछ लेवल तक होना ज़रूरी है। तो उस लेवल तक इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी को। हमारा जो अभी करंट लेवल है इन्फ्लेशन का, उसका टारगेट MPC कमेटी के द्वारा लगाया गया है 4%। मतलब हमें 4% का इन्फ्लेशन मेंटेन करके चलना है। और इस 4% में जो वेरिएशंस अलाउड हैं वो हैं ±2% की। तो 4% में ±2% की वेरिएशंस अलाउड की गई हैं इन्फ्लेशन में। एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है कुछ लेवल तक, लेकिन कुछ लेवल से ज़्यादा इन्फ्लेशन का होना उस इकोनॉमी के लिए ख़तरनाक है। तो अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और पुअर पीपल को उस इकोनॉमी में सर्वाइव करना होगा। तो इसलिए एक लेवल मेंटेन करके चलना है हमें इन्फ्लेशन का, और वो हमारा करंट टारगेट है। अभी करंट MPC कमेटी का टारगेट है हमारा 4% इन्फ्लेशन का। अब इस 4% को मैक्सिमम 6% तक और मिनिमम 2% तक, इसका मतलब 2 से 6% की रेंज में हमें इन्फ्लेशन को क्या करना है, टारगेट करना है। तो ये हमारा करंट इन्फ्लेशन का लेवल है, करंट इन्फ्लेशन का टारगेट है हमारा, जिसे हमें इस MPC कमेटी को जिसे अचीव करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।